चलो, तो स्टैटिक्स पे लास्ट में हमने क्वेश्चन किए थे, किसी को कोई डाउट है इनमें? अब हमें पढ़ना है डायनामिक्स। यानी अभी तक सारी चीजें रुकी हुई थी और अब सारी चीजें क्या करने वाली है, रोटेट करने वाली है या फिर मूव करने वाली है, इसे हम डायनामिक्स कहते हैं। तो जैसे आपने न्यूटन का सेकंड लॉ देखा था ट्रांसलेशन के अंदर, क्या था, कौन बताएगा? फॉर्मूला नहीं, लॉ। बिल्कुल सही है। Rate of change of linear momentum of a system is directly proportional to the net external force acting on it. तो वो तो फोर्स से रिलेटेड, यहाँ पे लॉ को बोल दिया जाता है द रेट ऑफ चेंज, लिखते चलो साथ में, द रेट ऑफ चेंज, वहां पे लीनियर मोमेंटम था, यहाँ पे आ जाता है एंगुलर मोमेंटम। द रेट ऑफ चेंज ऑफ एंगुलर मोमेंटम एल of a system is directly proportional to the net torque acting on it. तो फोर्स रिप्लेस हो गया है किससे, टॉर्क से, और लीनियर मोमेंटम रिप्लेस हो गया है एंगुलर मोमेंटम से। अगर आपको याद हो तो वहां पे हमने लीनियर मोमेंटम पढ़ा था एम वी, और उसके ऊपर कुछ क्वेश्चंस भी किए थे। पर यहाँ पे मैं एंगुलर मोमेंटम को ज्यादा डिटेल में अभी नहीं पढ़ रहे हैं, आगे चल के मैं अलग से हेडिंग लिखाऊंगा एंगुलर मोमेंटम और हम काफी डिटेल में पढ़ेंगे। अभी सिर्फ इतना याद रखना है आपको कि मान लो कि हमारे पास कोई ऑब्जेक्ट है जो प्योर रोटेशन कर रही है, प्योर रोटेशन। अगर किसी को प्योर रोटेशन करना है तो क्या कोई पॉइंट फिक्स होना चाहिए, तभी तो प्योर रोटेशन हो सकता है उस पॉइंट के अबाउट। तो अगर मैं ऐसा बोलूं कि हमारे पास ये एक्सिस है और इसके चारों तरफ ये ऑब्जेक्ट प्योर रोटेशनल मोशन कर रही है, और इसकी एंगुलर वेलोसिटी जो है वो है ओमेगा। तो जो एंगुलर मोमेंटम बताया जाता है एल प्योरली रोटेटिंग ऑब्जेक्ट के लिए, वो आता है आई इंटू ओमेगा। आगे फिर से भी मैं फॉर्मूला लिखाऊंगा जब मैं एंगुलर मोमेंटम पढ़ाऊंगा, अभी मैं सेकंड लॉ समझने के लिए इसकी जरूरत है। ओमेगा आपको पता है क्या है, एंगुलर वेलोसिटी। अच्छा, आई किस पॉइंट के अबाउट होना चाहिए, कॉमन सेंस है, अबाउट एक्सिस ऑफ रोटेशन, जिसके अबाउट रोटेट हो रहा है, और ये एल है आपका एंगुलर मोमेंटम। कैसी क्वांटिटी होगी आई, स्केलर या वेक्टर? एल, सॉरी, कैसी क्वांटिटी होगी एल एंगुलर मोमेंटम, स्केलर या वेक्टर? वेक्टर दिख रहा है आपको, इक्वल साइन। आई तो स्केलर होता है, तो जो ओमेगा की डायरेक्शन है वही एल की डायरेक्शन है। ऐसे वेक्टर को कहा जाता है एक्सियल वेक्टर, याद आ रहा है? ओमेगा को बताया था एक्सियल वेक्टर। कैसे निकालते हैं एक्सियल वेक्टर की डायरेक्शन, राइट हैंड को घुमा के जो थंब होता है वो डायरेक्शन दे देता है एक्सियल वेक्टर की। जैसे अगर मैं बोलूं कि कोई चीज क्लॉकवाइज घूम रही है इस तरह से, तो उसकी डायरेक्शन क्या आ जाएगी, इनटू द प्लेन। into the समझ आया, इनटू द प्लेन। यूनिट क्या हो जाएगी एंगुलर मोमेंटम की, बोलो, केजी मीटर स्क्वायर। ये तो हो गया आपका क्या, मोमेंट ऑफ इनर्शिया, और ओमेगा की रेडियन पर सेकेंड। तो
केजी मीटर स्क्वायर पर सेकंड यूनिट हो जाती है किसकी, एंगुलर मोमेंटम। तो मान लो हमारे पास एक रॉड है जो कि इस पॉइंट के अबाउट ओमेगा नॉट एंगुलर वेलोसिटी से घूम रही है। एज से हिंज की डिस्टेंस जो है वो L/3 है और आपको बताना है फाइंड एंगुलर मोमेंटम, फाइंड एंगुलर मोमेंटम ऑफ रॉड अबाउट हिंज। आपको डायरेक्शन के साथ बताना है, ये आई कैप है और ये जे कैप। क्या नाम है? और सृष्टि पहली बार आया ऑफलाइन, तीसरी बार। क्यों, क्या कारण है इसका? कितना दूर है? अच्छा, तो टाइमिंग मैच नहीं होता, तो ER02 में आने का सोच रहे हो? मतलब आने में दिक्कत नहीं है पर दूर है तो वो टाइम पे नहीं पहुंच पाते, ऐसा है, या आने में दिक्कत है? बस 3:45 से चलता है इवनिंग बैच, सिलेबस कुछ समय उनका पीछे ही है, अगर आप जाते भी तो कोई दिक्कत नहीं है, वो लोग 5-6 लेक्चर पीछे है ना। कंडीशन पहले तो आई बता दो, वही बहुत है। मोमेंट ऑफ ml/12 प्लस m, ये डिस्टेंस L/6 है सेंटर ऑफ मास से। याद आ रहा है कुछ कुछ? एच से क्यों नहीं ले सकते? Yes. बोलो सिद्धि, बोलो बेटा। जो गलती आपने की है, आपने लिखा एज का प्लस m L/3 का स्क्वायर, यही किया। ये क्वेश्चन मैंने पहले कराया है, मैंने बोला था यही गलती करते हैं लोग का। क्यों, ml/3 होता है क्या? आपको अपनी गलती समझ आई है? अभी भी नहीं आई? आपके हिसाब से आई की वैल्यू क्या होनी चाहिए? नहीं होगी तो क्या होगी? कैसे निकाला मैंने? तो इस पॉइंट की अबाउट कैसे निकालेंगे? ये पॉइंट ना तो एज है ना सेंटर ऑफ मास है, तो कैसे निकालेंगे?
पैरेलल एक्सिस थ्योरम नाम है उसका। आई अबाउट एक्सिस इज आई अबाउट सेंटर ऑफ मास प्लस एम डी स्क्वायर। पढ़ाई नहीं करता। डायरेक्शन बोलो, ओमेगा की डायरेक्शन क्या है? हाथ घुमाओ। इनटू द प्लेन, इनटू द प्लेन कौन सी डायरेक्शन होती है? माइनस के। याद आ रहा है कुछ? आई जे के बाहर होता है तो माइनस के कहाँ होता है? अंदर। समझ आया? तो इस तरह से एंगुलर मोमेंटम लिख सकते हैं। यानी अगर आप आई निकालना आता है और ओमेगा पता है तो आप एंगुलर मोमेंटम बता सकते हो। आई निकालना मैं सिखा चुका हूँ, ठीक है। यार हम तो सेकंड लॉ के बारे में बात कर रहे थे, तो हमें बोला गया कि द रेट ऑफ चेंज ऑफ एंगुलर मोमेंटम इज प्रोपोर्शनल टू द नेट एक्सटर्नल टॉर्क एक्टिंग ऑन इट। यानी ये चीज प्रोपोर्शनल है dl बाय dt के। प्रोपोर्शनलिटी हटाई जाती है, इक्वालिटी में k की वैल्यू 1 आ जाती है, तो ये इक्वल हो जाता है dl बाय dt के। समझ आ रहा है? देखो, फोर्स की जगह टॉर्क, मोमेंटम की जगह एंगुलर मोमेंटम। समझ आ रहा है? कांस्टेंट 1 आ गया। बड़े लोगों ने कैलकुलेट कर लिया, न्यूटन वगैरह ने, है ना? तो अपन नहीं जा रहे उस तरफ। तो यहाँ से टाउ एक्सटर्नल की जो वैल्यू आई क्या आ जाएगी? डी बाई डी टी। एल की वैल्यू क्या है? आई ओमेगा। कौन सी चीज कांस्टेंट है? आई। डिफरेंशिएशन के बाहर आ गई, डी बाई डी टी ऑफ ओमेगा क्या होता है? जीरो। क्या बात है, बहुत बढ़िया बेटा। अल्फा एंगुलर एक्सीलरेशन। टॉर्क इज इक्वल टू आई अल्फा। डी ओमेगा बाई डी टी अल्फा होता है। अब ये बार बार नहीं पढ़ाया जा सकता। ये है आप क्वेश्चन जिसको यूज करेंगे हम भर भर के, जैसे हमने एफ इज इक्वल टू एम ए को यूज किया था। और अगर आप देखो तो सिंपली वही रिप्लेसमेंट हुआ है। फोर्स की जगह टॉर्क, मास की जगह मोमेंटम इनर्शिया और एक्सेलरेशन की जगह अल्फा। ये चीज आप पूरे चैप्टर में कर सकते हो। सिर्फ इन्हीं चीजों को रिप्लेस करके हर कोई फॉर्मूला आ जाएगा। क्लियर हुआ? अगर कॉपी हो गया तो मैं एक एग्जांपल करके दिखाऊंगा, ध्यान से देखना। मैं उसमें हर वो चीज लिख दूंगा जो आपसे पूछी जा सकती है। ठीक है, हमारे पास रॉड है जिसका मास है 2 kg और जिसकी लेंथ है 3 मीटर। ये एक हॉरिजॉन्टल टेबल के ऊपर रखी हुई है। जब भी आपको क्वेश्चन में ये लिखा हुआ दिखे कि वो ऑब्जेक्ट हॉरिजॉन्टल टेबल पर है, तो एक हिंट होगा कि आप ग्रेविटी को इग्नोर कर सकते हो। क्यों? क्योंकि कोई चीज अगर टेबल पर रखी है तो ग्रेविटी इसका कुछ नहीं बिगाड़ सकती। ग्रेविटी चाहती है ये चीज नीचे जाए, और ऑब्वियसली वो टेबल पर रखा है तो नहीं जा सकता। जबकि कोई चीज अगर वर्टिकल प्लेन में होगी तो ग्रेविटी उसे घुमा सकती है। समझ आ रहा है? तो हॉरिजॉन्टल टेबल का मतलब ये होता है कि आप ग्रेविटी को भूल जाओ इस क्वेश्चन के लिए। अब क्वेश्चन में क्या क्या आपसे पूछ सकते हैं? पूछ सकते हैं पहली चीज वो है एंगुलर एक्सिलरेशन ऑफ रॉड। एंगुलर एक्सिलरेशन ऑफ रॉड। यहाँ मैं एक पॉइंट ले रहा हूँ P और मैं यहाँ एक पॉइंट ले रहा हूँ Q। ये डिस्टेंस में ले रहा हूँ L/3। दूसरी चीज आपसे जो पूछी जा सकती है वो पूछी जा सकती है एक्सिलरेशन ऑफ P एंड Q। समझ आया? तीसरी चीज आपसे पूछी जा सकती है एंगुलर वेलोसिटी ऑफ रॉड एट t इज इक्वल टू 2 सेकेंड। अगर ये पिक्चर दी हुई है t इज इक्वल टू 0 की। चौथी चीज आपसे पूछ सकते हैं स्पीड ऑफ P एंड Q एट t इज इक्वल टू 2 सेकेंड। समझ आया?
कोई आइडिया लग रहा है आपको कैसे सॉल्व किया जाएगा इन सभी पार्ट्स को? पहला पार्ट ऑब्वियसली हम सॉल्व करेंगे, हमें अल्फा निकालना है, हम लिखेंगे नेट एक्सटर्नल टॉर्क, ये होना चाहिए आई अल्फा। तो मैंने कहा था कि सबसे इंपॉर्टेंट चीज रोटेशन सीखने के लिए है आई सही से निकालना और टॉर्क सही से निकालना। फिर को सोच के देखो, अगर आप टॉर्क और आई निकालना नहीं आता तो आगे क्या ही करोगे, यहीं अटक जाओगे, है कि नहीं? अब हम लिखेंगे टॉर्क। तो जो फोर्स मुझे दिया हुआ था मैं उसके दो कंपोनेंट्स कर सकता हूँ, एक कंपोनेंट इस तरफ आएगा 80 न्यूटन और एक कंपोनेंट इस तरफ आएगा 60 न्यूटन। आपको यहाँ से क्लियरली दिख रहा है कि टॉर्क कौन सा वाला कंपोनेंट प्रोड्यूस कर पाएगा, हॉरिजॉन्टल या वर्टिकल? वर्टिकल वाला, क्योंकि हॉरिजॉन्टल की लाइन ऑफ एक्शन एक्सिस से पास कर रही है। टॉर्क की वैल्यू जो मुझे मिलेगी वो मिल जाएगी 60 इंटू लेंथ जो कि मुझे दी गई है 3 मीटर, डायरेक्शन बताओ, into the plane is equal to I h के about ml square by 3 into alpha। बात समझ आई? यहां से आपको मिल गया 180 into the plane, ये होना चाहिए m l square by 3 into alpha। अल्फा की वैल्यू आपको यहां से मिल जाएगी 30 रेडियन पर सेकेंड स्क्वायर, और डायरेक्शन भी अल्फा की मिल गई इनटू द प्लेन। यानी अल्फा भी कैसा होगा, क्लॉकवाइज। यानी ये रॉड कैसे घूमना शुरू करेगी, क्लॉकवाइज, जो कि क्लियरली आपको दिख भी रहा था। समझ आ रहा है? कहीं और ध्यान चला गया, कोशिश करो यहाँ रह पाए, है ना? दूसरी चीज आपसे पूछा गया एक्सेलरेशन ऑफ पी एंड क्यू, इस चीज को ध्यान से देखना जरा। पी और क्यू आपको दिख रहे हैं, मुझे बताओ कि पी का पाथ कैसा होगा, क्या होगा पाथ ऑफ पी? उस कर्व को क्या कहते हैं जो पी का पाथ है? सर्कल। अरे हर एक पॉइंट सर्कल पे ही तो घूम रहा होगा। जब भी कोई पार्टिकल सर्कल पे घूमता है तो उसके पास कितने प्रकार के एक्सेलरेशन हो सकते हैं? दो पार्ट्स। एक टेंजेंशियल एक्सेलरेशन और एक सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन। समझ आया? ऐसे अल्फा आने की वजह से इसके पास एक एक्सेलरेशन जो आएगा वो इस तरह से आएगा, तो इसे हम क्या कहेंगे, टेंजेंशियल एक्सेलरेशन। जबकि जो सेंटर की तरफ आता उसे आप क्या कहते हैं, सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन। आपको अल्फा मिल चुका है, क्या पूरी रॉड के लिए वही अल्फा है? हाँ। तो अगर आपसे बोला जाए कि टेंजेंशियल एक्सेलरेशन क्या होगा क्यू का, तो अल्फा से ए कैसे निकालते हैं, ए इज इक्वल टू आर अल्फा, फॉर्मूला है सर्कुलर मोशन में। आर होती है डिस्टेंस, तो क्यू के सर्कल की रेडियस कितनी होगी, 2l/3 और इंटू अल्फा। आप सिंपली कह सकते हो 2/3 इंटू लेंथ है 3 और अल्फा हम निकाल चुके थे 30, यानी यहां से आपको मिल गया कितना, 60 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। यह टेंजेंशियल एक्सेलरेशन। इस समय स्पीड कितनी होगी, सेंट्रीपिटल का फॉर्मूला पता है कि नहीं, v²/r। पर अच्छी बात यह है कि t0 पे v कितना है, 0, तो a सेंट्रीपिटल की वैल्यू भी क्या आ जाएगी, यानी a नेट अगर बोला जाए q का कितना है तो क्या रह जाएगा, सिर्फ 60। सिमिलरली अगर बोला जाए कि p का टेंजेंशियल एक्सेलरेशन क्या आएगा, r अल्फा। p की रेडियस क्या है, l इंटू अल्फा की वैल्यू कितनी है, यानी कि आपको मिला 90 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। इसका सेंट्रीपिटल कितना होगा बेटा, इसकी भी तो स्पीड 0 ही होगी। t0 पे कोई स्पीड थोड़ी है, t0 पे तो घूमना शुरू हुआ है जस्ट, कोई दिक्कत? क्योंकि रॉड घूमना शुरू हुई है उसके पास अल्फा है, अल्फा है तो धीरे धीरे ओमेगा आएगा। तो पूछा गया है कि t = 2 सेकंड पे ओमेगा कितना होगा, कैसे निकाल सकते हैं, अल्फा पता हो ओमेगा निकालना हो। मॉर्निंग में सबने बता दिया था, dw/dt। ओमेगा इज इक्वल टू ओमेगा नॉट प्लस अल्फा टी, v इज इक्वल टू u प्लस at। इनिशियली क्या है 0, अल्फा हम निकाल चुके हैं 30, टाइम लगा है कितना, 2 सेकंड, यानी यहाँ सीधे से मिल गया 60 रेडियन पर सेकंड। समझ आया? तो इनकी एंगुलर वेलोसिटी है। चौथे पार्ट में पूछा गया था p और q की स्पीड कितनी है, तो वेलोसिटी ऑफ q को मैं क्या बता सकता हूँ, r ओमेगा। q की रेडियस थी 2l/3,
इंटू ओमेगा, यानी कि 2 इंटू 60, यानी कि 120 मीटर पर सेकेंड। मैंने पूछा नहीं है, पर अगर इस टाइम पे मैं इसका सेंट्रीपिटल एक्सीलरेशन पूछता तो क्या बता सकते थे? v स्क्वायर बाय आर, v आपने अभी निकाला। सिमिलरली वेलोसिटी ऑफ p बोला जाए तो वो हो जाएगी आर ओमेगा। p का रेडियस क्या हो जाएगा? 3 मीटर होने पर है ना, और ओमेगा हमारे पास कितना है? 60, यानी कि 180 मीटर पर सेकेंड। समझ आ रहा है? पर सेकेंड होगा, सेकेंड। अरे बोलो। तो बात यह है कि कोई भी एक्सटेंडेड ऑब्जेक्ट जब घूमती है तो हर एक पॉइंट सर्कुलर पाथ फॉलो कर रहा होता है, और सर्कुलर पाथ की सारी चीजें हम पहले पढ़ चुके हैं, तो वो सब आपको आना चाहिए। कॉपी करो, कोई डाउट है तो बोलो। क्वेश्चन लिखना बहुत है। हाँ सही कह रहे हो, ऑब्वियसली सही। सीख लिया ना तुमने, तो खुद से लिख लिया।
तो वर्टिकल प्लेन में है तो उसमें ग्रेविटी को आप इग्नोर नहीं कर सकते, है ना, आपको कंसिडर करना पड़ेगा। तो पहला क्वेश्चन तो स्टैटिक्स का है, बाकी दोनों डायनेमिक्स के हैं। पहले में तो सिर्फ आपको टेंशन बताना है। एफबीडी बना पाई है एग्जैक्टली सेम। तो इस समय आपको क्या करना है, टॉर्क बैलेंस करना है। किस पॉइंट के अबाउट करना चाहिए, क्योंकि हिंज फोर्स आपको पता नहीं है कहाँ लग रहा है, तो टॉर्क अबाउट हिंज ही में बैलेंस कर देता हूँ, जीरो कर देता हूँ। बताओ mg का टॉर्क कितना आएगा, ये हो गई लाइन ऑफ एक्शन ऑफ mg, दिख रहा है कि नहीं। परपेंडिकुलर डिस्टेंस ये हो जाएगी, ये l/3 था, ये एंगल आपको पता है 37 डिग्री है। अरे समझ आ रहा है, तो क्या लिखेंगे, mg इंटू l/3 cos 37 डिग्री। डायरेक्शन बताओ, कैसे है, आर वेक्टर हिंज पे टेल होनी चाहिए, हेड होना चाहिए फोर्स की तरफ, आर ऐसे आएगा, आर करो ना बेटा ऐसे, क्रॉस है फोर्स नीचे, किधर आया, आउट ऑफ द प्लेन, प्लस बताओ 4mg का किधर आएगा, तो आपको दिख रहा है यहाँ पे 4mg इंटू डिस्टेंस की वैल्यू कितनी है, ये भी 37 है, ये डिस्टेंस कितना बचेगा, l/6 cos 37। डायरेक्शन आर ऐसे आएगा ना, इसके लिए टेल वहां पे, हेड यहाँ पे, आर क्रॉस एफ किधर आ गया, इनटू द प्लेन, टेंशन का प्लस टी इंटू डिस्टेंस 12/3, परपेंडिकुलर डिस्टेंस लेनी होती है, तो ये डिस्टेंस लोगे तो 12/3 cos 37, समझ आ रहा है। आउट ऑफ द प्लेन ये होना चाहिए जीरो। किसी एक डायरेक्शन को पॉजिटिव ले लो,
तो यहां से आपको मिल जाएगा mg by 3 प्लस 2t by 3, ये होना चाहिए क्या 2mg by 3। समझ आया? t की वैल्यू क्या आ गई mg by 2। कोई समस्या? डिफरेंस ये आप लोग नहीं कर पाए और सुबह वाले बच्चों ने कर लिया था। मैं सिर्फ ये इन्फॉर्मेशन इसलिए देता चलता हूँ कि अगर आपको डिफरेंस महसूस हो तो अपना एफर्ट थोड़ा बढ़ा देना, है ना, और झूठ नहीं बोलूंगा, इतना विश्वास रखो। ठीक है, mg/2 आंसर आ गया था, बच्चों ने दिया था। अगले पार्ट में क्या बोला गया है भाई, जैसे ही स्ट्रिंग को कट करते हैं एंगुलर एक्सेलरेशन बताना है। तो स्ट्रिंग को कट करने का मतलब ये टेंशन गायब हो गया, तो अब नेट टॉर्क बचेगा इज इक्वल टू आई अल्फा करेंगे। बताओ सर क्या ला रहे हो? ये भी मैं ही करूं, पिछला भी मैंने ही किया था। बस ऊपर बचा हुआ टॉर्क लिख दिया, टेंशन के अलावा वाला इज इक्वल टू आई अबाउट हिंज लिख दिया, आई अबाउट सी एम प्लस एम डी स्क्वायर इंटू अल्फा। ये जो ऊपर टॉर्क लिखा था उसमें बस ये वाला ही तो नहीं लिखना था, बस दोनों सब्ट्रैक्ट होंगे, याद रखना, एक बाहर है एक अंदर है। तो सेंटर ऑफ मास का एक्सीलरेशन ये बता दो। चलो, रॉड का सेंटर ऑफ मास यहाँ है, तो इसका सर्कुलर पाथ कैसा दिखेगा, कुछ ऐसा दिखेगा। तो इसका टेंजेंशियल एक्सीलरेशन कैसे आएगा, कुछ ऐसे आएगा। उसकी वैल्यू कैसे निकाल सकते हैं, ये डिस्टेंस l/6, तो ये हो जाएगा l/6 इंटू एल्फा। क्या आ गया यहाँ से 2g/5। कोई दिक्कत? मुश्किल लग रहा है? लगना तो नहीं चाहिए आज, जिस तरह से हमने पढ़ा है।
हाँ बेटा ठीक है। थ्री mg/2 हो सकता है। नहीं एफबीटी बनाया तो सही होगा, ज्यादा मत सोचो। देखो भाई यही फोर्सेस लगेंगे। हम्म, तो 6 mg। ये 60 डिग्री तो ये कितना बचेगा, r/2। समझ आया? मैं लिख दूंगा टॉर्क ओवर टू mg का कितना आ जाएगा, mg इंटू आर, सेंटर ऑफ मास वाला दिख रहा है, डायरेक्शन प्लस टी इंटू टोटल डिस्टेंस r प्लस r/2, डायरेक्शन प्लस कोने वाला mg इंटू डिस्टेंस 2r, डायरेक्शन ये क्या होना चाहिए, 0। समझ आया? यहाँ से mg प्लस 2mg इज इक्वल टू 3t/2। तो t की वैल्यू यहाँ से क्या आ गई, 2mg। क्या गलती की थी, और आपने सेम क्वेश्चन करा चुका हूँ पहले भी मैं, आया था। वाह, डिस्क का mg नहीं लगाया, डिस्क का एफबीडी में। दूसरी चीज, जैसे ही कट करेंगे अब क्या बताना है, अल्फा, तो ये टी वाली चीज क्या हो जाएगी, गायब। सिंपल क्वेश्चन है शायद। टी इज इक्वल टू आई अल्फा। टी कितना आ गया था टोटल, 3 mgr। आई क्या हो जाएगा, सही है आई। अरे बेटा ये छोड़ के लिख दिया इसको बार बार लिखेंगे पूरा। आई क्या आएगा, mr² by 2 इसका
प्लस mr²। अरे भाई जो सिखाया है सब भूल गए तुम यार, फिर तो बहुत दिक्कत हो जाएगी, फिर रिवाइज कर लो, कुछ समझ नहीं आएगा आगे क्या हो रहा है। 10% हुआ है चैप्टर, 10%, समझ रहे हो। यहां से अल्फा निकालेंगे, क्या वैल्यू आ जाएगी, 2g/r है ना। अरे तो एक्सीलरेशन ऑफ सेंटर ऑफ मास क्या आ जाएगा, इसके अबाउट घूम रहा है, सेंटर ऑफ मास की डिस्टेंस r, तो r अल्फा लिख दूं कि नहीं, यानी कि 2g, सेंटर ऑफ मास नीचे 2g से जाएगा। फिर बता रहा हूं मैं, या तो टॉर्क गलत लिख रहे होगे इसलिए आंसर नहीं आ रहा, या आई गलत लिख रहे होगे इसलिए आंसर नहीं आ रहा। तुम्हारा भी नहीं आ रहा आज, तुम भी नींद में लग रहे हो भाई, क्या हो गया। कर सकते हो ऐसे क्वेश्चन, नेट टॉर्क लिख के, नेट आई लिख के इंटू अल्फा, बोलो याद रहेगा। एप्लीकेशन आ जाता है हमारे पास, पुली ब्लॉक प्रॉब्लम। पढ़ा है पहले भी हमने, तो ज्यादा दिक्कत नहीं होनी चाहिए, कुछ चीजें बदलेंगी। एक मशीन थी जो हमने पढ़ी थी, नाम याद है किसी को, एटवुड्स मशीन। उसमें क्या होता है एटवुड्स मशीन में, एक पुली होती है और उसके दोनों तरफ दो पत्थर लगे होते हैं। अब मास में डिफरेंस होगा तो क्या होगा, एक्सेलरेट होने लगेगा, एक्सेलरेशन पूछा जाए तो m2g माइनस m1g अपॉन m1 प्लस m2, इनका एक्सप्रेशन आ जाता है। मैंने वहां पे स्ट्रिंग के बारे में कुछ बातें बताई थी, स्ट्रिंग जो हमने यूज की थी वो कैसी थी, मासलेस और इनएक्सटेंसिबल। और यहाँ जो स्ट्रिंग हम यूज करते हैं, स्ट्रिंग यूज्ड इज massless and inextensible, यानी वही, कोई डिफरेंस नहीं, जो वहां स्ट्रिंग यूज की थी वही स्ट्रिंग यहाँ यूज की है। इससे यूज क्या है, इनएक्सटेंसिबल होने की वजह से आप क्या यूज कर सकते हो, स्ट्रिंग कंस्ट्रेंट, याद है, स्ट्रिंग की लेंथ नहीं बदल सकती Yes. क्योंकि वो इनएक्सटेंसिबल है। अच्छा, वहां जो पुली हमने यूज की थी वो कैसी थी, मासलेस और स्मूथ, तो रस्सी उसके ऊपर स्लाइड करती थी पर पुली कभी घूमती नहीं थी। यहाँ जो पुली हम यूज करते हैं वो होती है रफ एंड हैज मास। रफ होती है और उसके पास मास भी होता है। तो यहां ये भी कहा जा सकता है कि द पुली रोटेट्स, द पुली रोटेट्स व्हेन ब्लॉक्स मूव। ऐसे ही होता है जीवन में भी, आपने कभी जीवन में पुली देखी हो अगर, तो वो गोल गोल घूमती है कि नहीं जब उसके ऊपर रस्सी घूम रही होती है, तो समझ आ रहा है। हम यहाँ पे एक चीज और अज्यूम करते हैं, वो ये है कि देयर इज नो स्लिपिंग, नो स्लिपिंग ऑफ रोप ऑन पुली। पुली के ऊपर रोप जो है वो स्लिप नहीं करने वाली। ऐसा कब हो सकता है, जरा सोच के बताना, सोचने वाली चीज है, समझने की कोशिश करना। अच्छा एक चीज पहले मुझे बताओ, अगर ये पत्थर ए से नीचे जाएगा तो क्या लेफ्ट वाला पत्थर ए से ही ऊपर जाएगा या कुछ बदल गया है, ए से ही तो जाएगा। स्ट्रिंग कंस्ट्रेंट तो वैलिड है ना अभी भी, रस्सी की लेंथ तो बदल नहीं सकती, तो ये ए से नीचे गया तो उसे ए से तो ऊपर जाना पड़ेगा, वरना तो रस्सी की लेंथ बदल जाएगी। अरे समझ आया, तो ये सब ए से ही जाने वाला है।
क्या पूरी रोप भी ए से मूव कर रही होगी? पूरी रोप भी ए से ही मूव कर रही होगी। तो यहां अगर मैं उसे ड्रॉ करने की कोशिश करूं, ध्यान से देखो, मैंने रोप को थोड़ा सा उठा के बनाया है, ठीक है ना। ये पूरी चीज जो है एक्सेलरेट हो रही है ए एक्सेलरेशन से, और ये बोला गया है कि ये स्लिप नहीं करनी चाहिए। अगर ये स्लिप नहीं करनी चाहिए तो बताओ पुली को कैसे घूमना पड़ेगा? ये सब फीलिंग वाली बात है, समझ आता है कि नहीं? अगर पुली के पास एक अल्फा है तो क्या पुली के हर पॉइंट के पास एक एक्सेलरेशन भी होगा टेंजेंशियल, जैसा हमने अभी निकाला था? क्या वैल्यू होगी उसकी? आर अल्फा। तो स्लिपिंग कहां पे नहीं होनी है? रोप जो है वो पुली के किस पोर्शन से कनेक्टेड है? सरफेस से। तो जो सरफेस वाले पॉइंट होंगे, ये रेडियस है आर, जो सरफेस वाला पॉइंट होगा उसका एक्सेलरेशन क्या होगा? अरे बोलो भाई, एक्सेलरेशन आर अल्फा होगा कि नहीं होगा? तो अल्फा से घूम रहे हैं, हाई डिस्टेंस से तो आर अल्फा होगा, समझ आया? इसका एक्सेलरेशन होगा आर अल्फा। अगर स्लिपिंग नहीं होनी है और रोप का एक्सेलरेशन ए है तो आर अल्फा किसके इक्वल होना चाहिए? एक। समझ आ रहा है? तो मैं यह लिख सकता हूं द एक्सेलरेशन, मैं टाइम दे दूंगा लिखने का, आप आराम से बस देखो। द एक्सेलरेशन ऑफ रोप with respect to contact point of pulley क्या होना चाहिए? 0। दोनों का एक्सेलरेशन सेम होना चाहिए। तो आप ये लिख सकते हो कि ए ये इक्वल होना चाहिए आर अल्फा के। समझ गई बात? अच्छा अब, अरे मत लिखने की जल्दी करो, देखो ध्यान से, है ना। मुझे बताओ कि टेंशन स्ट्रिंग में हम क्या मानते थे? स्ट्रिंग का कुछ बदला है क्या? कुछ नहीं बदला, स्ट्रिंग तो एज इट इज है। तो टेंशन अगर दोनों तरफ क्या रहेगा? सेम। अगर आप टेंशन सेम मान लेते हो तो एक गड़बड़ है। देखो, बात यह है कि रोप जो है वो मूव करना चाह रही है, पुली क्यों घूम रही है ये बताओ? क्या जो टेंशन है वो पुली के ऊपर लग रहा है? वो तो रस्सी के ऊपर लग रहा है। तो रस्सी कौन सा फोर्स पुली पे लगा रही है? फ्रिक्शनल फोर्स। तो पुली अगर ऐसे घूमी है यानी कि रोप ने पुली पे एक फ्रिक्शन लगाया होगा इस डायरेक्शन में। समझ आ रहा है कि नहीं? तो पुली ने रोप के ऊपर एक फ्रिक्शन लगाया होगा इस डायरेक्शन में। तो हम ये लिख सकते हैं पॉइंट जो है वो ये है, द फ्रिक्शन इन बिटवीन पुली एंड रोप मेक्स द पुली रोटेट। सही है कि नहीं? यहीं पे अगर मैं इस रोप के टुकड़े का एफबीडी बना दूं, रोटेट, इसका अगर आप एफबीडी बना दो, इस स्ट्रिंग को मैं क्या कर दूं सीधा, तो ऐसी कुछ दिखेगी जो रस्सी है हमारी। अब मैंने कहा कि उसके एक तरफ लग रहा होगा टेंशन टी और दूसरी तरफ भी लग रहा होगा अगर टी, जैसा कि हम मान के चलते थे, और फ्रिक्शन भी लग रहा है, तो नेट फोर्स क्या आएगा इस स्ट्रिंग के टुकड़े के ऊपर? अरे यार, दिख रहा है कि नहीं? टीवी तो कट गया, क्या आ गया? एफ। पर क्या स्ट्रिंग के टुकड़े के ऊपर नेट फोर्स आ सकता है? क्या इस स्ट्रिंग के ऊपर कोई नेट फोर्स आ सकता है? जैसे मैंने एफ ड्रॉ कर दिया है, तो क्या ये पॉसिबल है? नहीं हो सकता। क्यों? क्योंकि जो स्ट्रिंग है वो मासलेस है। समझ आई बात? और एफ बराबर होता है ma। तो किसी चीज का अगर मास 0 है तो उस पर लगने वाला नेट फोर्स भी क्या होना चाहिए? हमेशा 0। समझ आई बात? तो हम ये लिख सकते हैं कि नेट फोर्स ऑन स्ट्रिंग मस्ट ऑलवेज
बी 0। समझ आ रही है बात? तो कैसे हो सकता है? तो तभी पॉसिबल है अगर दोनों साइड पे टेंशन अलग अलग हो। समझ आई बात? और हम ये रिलेशन लिख सकते हैं कि T1 प्लस F ये इक्वल होना चाहिए T2 के, तभी इसके ऊपर नेट फोर्स क्या हो पाएगा? 0। तो जो इंपॉर्टेंट पॉइंट आपको याद रखना है कि रोटेशन के केस में टेंशन ऑन टू साइड्स ऑफ द पुली सेम होता है या अलग अलग होता है? अरे पूरी कहानी का यही तो सार था, इज डिफरेंट, सेम नहीं हो सकता वो। समझ आ रहा है? बोलो। तो अब देखो सवाल कैसे सॉल्व करेंगे इसके ऊपर, ये समझ आ गया ना सब? अभी छापोगे तो टाइम जाएगा, अपने पास टाइम ज्यादा है नहीं। घर पे लिख लेना, पीडीएफ तो भेजूंगा ही। तो देखो इसके ऊपर मैं एक क्वेश्चन करके बताता हूँ आपको, और देखो इस क्वेश्चन को सॉल्व करने का एक मेथड है जिससे इसका आंसर सबसे जल्दी आ जाता है। आप करोगे तो आपसे भी हो जाएगा, पर जो मैं बोल रहा हूँ वो फॉलो करोगे तो बहुत जल्दी आंसर निकल जाएगा। तो मान लो कि हमने दो ब्लॉक ले लिए, एक 2 kg का और एक 3 kg का, और जो पुली है ये मैं कह देता हूँ कि हमारे पास सॉलिड सिलेंडर है, इनटू द स्क्रीन गया होगा, इसका मास 2 kg है और रेडियस 1 मीटर है। समझ आ रहा है? क्वेश्चन बड़ी सिंपल सा है, आपको बताना है एक्सेलरेशन ऑफ ब्लॉक। फाइंड एक्सेलरेशन ऑफ ब्लॉक्स। करने का तरीका क्या होगा, थोड़ा सोचने की कोशिश करो। सबसे पहले क्या बनाओगे? एफबीडी। तो हम सबसे पहले बनाएंगे 2 kg वाले का एफबीडी, फिर क्या बनाएंगे? 3 kg वाले का एफबीडी, फिर क्या बनाएंगे? पुली का एफबीडी। समझ आया? ये 3 एफबीडी आपको बनाने पड़ेंगे। अब आपको ये अज्यूम करना होगा कि कौन सी वाली साइड पे ब्लॉक नीचे जा रहा है। तो मैं मान लेता हूँ इस पे ए, तो इस पे भी क्या आने वाला है? तो ये हो गया भाई ऊपर ए, ये हो गया नीचे ए, और इसके लिए अल्फा कैसा इमेजिन करना पड़ेगा? कोई दिक्कत? अब टेंशन इमेजिन करना पड़ेगा आपको, यहाँ मान लोगे T1 और यहाँ मान लोगे T2, तो यहाँ ऊपर लग जाएगा T1, यहाँ ऊपर लग जाएगा T2। इस पे लग रहा होगा mg नीचे 20, इस पे लग रहा होगा mg नीचे 30, इस पे लेफ्ट साइड पे लग जाएगा T1, राइट साइड पे लग जाएगा T2। कोई दिक्कत है? इक्वेशन अगर लिखी जाए इसके लिए इक्वेशन क्या बनेगी, बोलो फटाफट। T1 माइनस 20 इज इक्वल टू 2a। कोई दिक्कत? इसके लिए इक्वेशन क्या बनेगी? 30 माइनस T2 इज इक्वल टू 3a। कोई दिक्कत? इसके लिए इक्वेशन क्या बनेगी? अब आपको लिखना होगा नेट टॉर्क। आपको ये तो समझ आ गया टॉर्क क्या होता है, फोर्स इंटू डिस्टेंस, और सरकमफ्रेंस की सेंटर से डिस्टेंस r होती है। तो एक टॉर्क तो आएगा T1 इंटू आर, एक टॉर्क आएगा T2 इंटू आर। दोनों की डायरेक्शन सेम आएगी या ऑपोजिट? क्योंकि दोनों सेंटर के ऑपोजिट साइड पे हैं तो दोनों की डायरेक्शन ऑपोजिट आएगी। तो ये याद रखो, हमेशा आपने ऐसे घूमता हुआ माना है, तो T2 का टॉर्क बड़ा हुआ है या T1 का? राइट में जा रहा है तो T2 का टॉर्क बड़ा होगा। तो आप लिखोगे T2 इंटू आर माइनस T1 इंटू आर। बात समझ आई? नहीं समझ आ रहा? सिद्धि जी बाउंसर चला गया है। चलो T2 का टॉर्क लिख सकते हो आप, बोलो। क्या कंफ्यूजन है? तो T2 इंटू आर डायरेक्शन क्या होगी? गलत है। आउटवर्ड। प्लस T1 की पक्का करके देखा है? हाँ वो डायरेक्ट कर रहे हैं थोड़ा सा, इज इक्वल टू आई अल्फा। समझ आ रहा है? तो एक को पॉजिटिव मान लेता हूं, तो T2 माइनस T1 इंटू आर इज इक्वल टू आई। सॉलिड सिलेंडर
तीसरी इक्वेशन अननोन कितने हैं, T1 T2 अल्फा ए। चौथी इक्वेशन, अरे ऊपर लिखाई थी कि नहीं लिखाई थी, स्लिपिंग नहीं होनी है इसलिए ये इक्वेशन आई है, तो ये इक्वेशन है नो स्लिपिंग की। समझ आया। अब 4 इक्वेशन 4 अननोन, सॉल्व करने में कई बार हो सकता है आप कैलकुलेशन में अटक जाओ और लंबी खिंच जाए चीजें, इसीलिए आप हमेशा याद रखो इसे सॉल्व करने के लिए सबसे जल्दी तरीके से आप हमेशा 1 और 2 को ऐड करो, यानी जो एनएलएम से इक्वेशन आई है क्या मिलेगा, T1 माइनस T2 प्लस 10 इज इक्वल टू 5a। समझ आया। उसके बाद यहां से हमेशा देखना एक आर से एक आर कटेगा, किसी का भी भले मोमेंट ऑफ इनर्शिया आर तो कटेगा, और फिर हमेशा आर अल्फा बनेगा जो कि किसके इक्वल होता है, ए के। तो सीधे मिल जाएगा T2 माइनस T1 इज इक्वल टू ma/2। समझ आ रहा है। इसके बाद आप हमेशा जो दो इक्वेशन आई है उनको ऐड कर देना, उससे T1 भी कट जाएगा और T2 भी कट जाएगा, दिख रहा है। और आपको मिलेगा 10 इज इक्वल टू m क्या था 2 kg था ना शायद, तो ये ही बचा ना सिर्फ। इनको ऐड कर दिया, आपको क्या मिल गया सीधे 10 इज इक्वल टू 6 से, और ए की वैल्यू आपको मिल गई 5/3 मीटर पर सेकेंड। एक बार ए आ गया तो आप किसी भी इक्वेशन में पुट करके आई होप निकाल सकते हो आप फटाफट बाकी सारी चीजों की वैल्यू भी। समझ आया। तो क्योंकि 4 इक्वेशन 4 अननोन है तो गलती होने की संभावना ज्यादा रहती है, इसलिए एक पैटर्न बना लो। हमेशा जो एनएलएम की इक्वेशन है दोनों को ऐड करो, क्रॉस की इक्वेशन में ए को सब्स्टिट्यूट करो और फाइनली इनको ऐड करो, T1 T2 सब कट जाएगा। कोई दिक्कत। तो इसके ऊपर और क्वेश्चन हम अगली क्लास में करेंगे, और उसके लिए बहुत जरूरी है, अब मैंने देखा थोड़ा हेजिटेशन है मोमेंट ऑफ इनर्शिया बताने में तुम लोगों को, टॉर्क लिखने में है ना, तो तुम प्रैक्टिस करो टॉर्क की घर जाके आराम से, है ना। एक बार वापस से जो क्वेश्चन क्लास में कराए थे उनको करके देखो, और मोमेंट ऑफ इनर्शिया अच्छे से रख लो। और ये याद रखो कि स्टैंडर्ड के अबाउट तो हमें पता होता है, और उसकी मदद से पैरेलल एक्सिस थ्योरम यूज करके किसी भी जनरल एक्सिस के अबाउट हम निकाल सकते। ठीक है बेटा, क्या होता है डीपीपी से, आप मॉड्यूल सॉल्व करो ना, 13 एक्सरसाइज है, उसके बाद लेवल 1 है, फिर लेवल 2 है, एचसी वर्मा है। समझ रहे हो। मैं डीपीपी दूंगा तो उसमें मैं अच्छे क्वेश्चन दूंगा, अगर मैं अभी अच्छे क्वेश्चन दे दूंगा तो आपका जो कॉन्फिडेंस है वो चकनाचूर हो जाएगा, है ना, वो मैं नहीं चाहता। तो पहले अपन बेसिक से करें एकदम, जो एक्सरसाइज मैंने होमवर्क में दी है उनको सॉल्व करो, फिर अपन डायनेमिक्स की एक्सरसाइज करेंगे, और फिर आपका मन किया तो आगे चल के क्वेश्चन दे देंगे। चलो एंड करते हैं यहीं पे। थैंक यू। थैंक यू सर, बाय सर।